घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थीं। आज की रात कोई आम रात नहीं थी। आज अमावस्या थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। सिर्फ घना अंधेरा था जो किसी को भी निगलने के लिए तैयार बैठा था। वो हवाएं जो आज भी उस भयानक हादसे की गवाही देती हैं जो ठीक इसी जगह सन 1988 में हुआ था। लेकिन इंसान अक्सर अनहोनी के इशारों को नजरअंदाज कर देता है। शहर की चकाचौंध से दूर दो दोस्त माधव और किशन 4 महीने बाद अपने गांव लौट रहे थे। दिल में घर पहुंचने की जल्दी थी और दिमाग में अपनों से मिलने की खुशी। लेकिन इस जल्दी में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत शायद उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ने वाली थी। अरे ओ माधव, गाड़ी थोड़ी धीरे चला भाई। और ये तू कौन से रास्ते पर ले आया है? मैंने कहा था ना कि मेन रोड से चलते हैं, भले ही आधा घंटा ज्यादा लगता। अरे किशन, तू शहर में रहकर भी डरपोक का डरपोक ही रहा। भाई 4 महीने बाद गांव जा रहे हैं। माँ के हाथ का खाना खाने की जल्दी है मुझे, और ये शॉर्टकट हमें 1 घंटे पहले पहुंचा देगा। माधव की हंसी में लापरवाही थी, लेकिन किशन का दिल किसी अनजाने डर से बैठा जा रहा था। उसे बचपन में सुनी वो कहानियां याद आ रही थीं जो बड़े बुजुर्ग इस रास्ते के बारे में सुनाया करते थे। लेकिन माधव, तुझे बड़ों की बात याद नहीं है? काका ने कहा था कि काली घाटी वाले जंगल के रास्ते से रात के 9 बजे के बाद कोई नहीं गुजरता। लोग कहते हैं यहाँ। अरे बस कर यार, लोग तो कुछ भी कहते हैं। 2026 चल रहा है और तू अभी भी भूत प्रेत की कहानियों में अटका है। चुपचाप बैठ, बस 10 किलोमीटर का जंगल है, फिर अपना गांव। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ों की डालियां किसी राक्षस के हाथों की तरह सड़क पर झुकी हुई थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें भी शोर मचाती हुई लग रही थीं। तभी किशन को कुछ महसूस हुआ। माधव, अब मजाक नहीं, मुझे सच में लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछे देख, उन झाड़ियों में कुछ हिला था अभी। वहम है तेरा भाई, हवा से पत्ते हिल रहे होंगे। माधव ने उसे वहम कहकर टाल दिया, लेकिन हवा के उस ठंडे झोंके ने गवाही दी कि वहां वो दोनों अकेले नहीं थे। किसी तीसरी मौजूदगी का एहसास हवा में घुल चुका था। नहीं माधव, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है, जैसे कोई हमारे साथ साथ दौड़ रहा हो। प्लीज भाई, गाड़ी भगा ले। अच्छा ठीक है बाबा, तू तो सच में डरा देता है। माधव ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन शायद उस जंगल को उनका जाना मंजूर नहीं था। अचानक इंजन की आवाज किसी बीमार इंसान की आखिरी सांस की तरह टूटने लगी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने रोकी नहीं है, खुद रुक गई है। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया। ये 3 शब्द उस सुनसान जंगल में किसी मौत की सजा जैसे गूंजे। माधव की लापरवाही अब उनके गले की फांस बन चुकी थी। क्या तूने शहर से निकलते वक्त पेट्रोल नहीं डलवाया था? मैंने तुझे पैसे भी दिए थे। अरे डलवाया तो था, लेकिन शायद मीटर खराब था या टंकी लीक हो रही है। मुझे लगा था गांव तक पहुंच जाएगी। अब उनके पास न सवारी थी, न रोशनी, और ना ही कोई मदद। चारों तरफ सिर्फ जंगल का अंतहीन अंधेरा और वो खामोशी जो चीखने से भी ज्यादा डरावनी होती है। गए काम से। अब इस मनहूस जंगल में रात के 11 बजे हम क्या करेंगे? न कोई नेटवर्क आ रहा है, न कोई इंसान दिख रहा है, और ऊपर से तूने शॉर्टकट लिया। चिल कर भाई, डांटना बंद कर। देख, पैदल चलते हैं, आगे शायद कोई गांव या मदद मिल जाए। थके हुए पैर और डरा हुआ मन लिए दोनों दोस्त उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई हड्डियों को चबा रहा हो। लगभग 15 मिनट चलने के बाद अंधेरे ने उनके सामने एक रहस्य खोलना शुरू किया। माधव, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैरों के ऊपर से कोई हमें देख रहा है। चल वापस मुड़ते हैं। वापस कहाँ जाएगा? पीछे 15 किलोमीटर तक कुछ नहीं था,
आगे देख, शायद कुछ है। घने कोहरे के बीच एक टिमटिमाती रोशनी। किसी भटके हुए मुसाफिर के लिए ये उम्मीद होनी चाहिए थी, लेकिन किशन के लिए यह खतरे की घंटी थी। देख, मैंने कहा था ना, वहां रोशनी है। पक्का कोई ढाबा या घर होगा। इतने घने जंगल के बीच में ढाबा, वो भी इतनी रात को खुला हुआ? माधव, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, भूख भी लगी है और प्यास भी। शायद वहां से थोड़ा पेट्रोल भी मिल जाए। चल देखते हैं। दोनों उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। ढाबा बेहद पुराना लगता है। जैसे ही वे करीब पहुंचे, समय जैसे पीछे छूट गया। वो ढाबा आज के जमाने का नहीं लग रहा था। लकड़ी की पुरानी दीवारें, हवा में झूलती एक पुरानी लालटेन और उस पर जमी धूल, सब कुछ ऐसा था मानो सदियों से किसी के इंतजार में रुका हो। ढाबे के ऊपर एक बोर्ड लगा है, फौजी ढाबा 1986। बोर्ड पर लिखा था 1988। माधव ने इसे सिर्फ तारीख समझा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो तारीख नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। वो ढाबा अतीत का एक ऐसा दरवाजा था जो एक बार खुलने के बाद आसानी से बंद नहीं होता। माधव और किशन ढाबे के अंदर आते हैं। ढाबे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। बाहर जंगल का शोर था, लेकिन अंदर अंदर मौत जैसी खामोशी थी। दीवारों पर जमी धूल बता रही थी कि यहां सालों से कोई नहीं आया। फिर भी चूल्हा जल रहा था। हेलो, कोई है काका? किचन के अंधेरे कोने से दो चमकती हुई आंखें दिखती हैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रोशनी में आता है। आ गए। मैं कब से तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। इंतजार? पर बाबा, आप हमें कैसे जानते हैं? हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। यहां से कोई गुजरता नहीं बेटा, सब यहीं ठहर जाते हैं, बिल्कुल 1988 की उस रात की तरह। 1980? बाबा, वो तो बहुत पुरानी बात है। बूढ़े की मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। उसकी पथराई हुई आंखें ऐसे घूर रही थीं जैसे वो माधव और किशन के आर पार देख रही हों। किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। बूढ़े ने उन्हें बैठने को कहा और चाय बनाने लगा। तभी माधव की नजर बूढ़े के हाथों पर पड़ी। खौलती हुई चाय कुल्हड़ से बाहर गिरकर उसके हाथों को जला रही थी। भाप निकल रही थी, लेकिन उस बूढ़े के चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी नहीं थी। वो बस मुस्कुरा रहा था। काका, आपका हाथ, चाय हाथ पर गिर रही है। जलना तो सबको पड़ता है बेटा, कभी चाय से तो कभी धोखे से। लो, पी लो। ये चाय नहीं, वफादारी का इनाम है। कड़वी है पर पीनी तो पड़ेगी। माधव, इसका हाथ नहीं जला। ये इंसान नहीं है। मुझे इसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। काका, आप कौन हैं? मैं वो गवाह हूं जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन याद रखना, कातिल कभी छुप नहीं सकते, तुम भी नहीं। हमने क्या किया है? हम तो आज पहली बार आए हैं। बूढ़े की पहेलियां अब डरावनी धमकियों में बदल रही थीं। उसमें उन्हें कातिल कहा, लेकिन क्यों? क्या माधव और किशन का उस पुराने रहस्य से कोई नाता था, या वो बस एक गलत फहमी का शिकार हो रहे थे? माधव, भाग! ये जगह शापित है। मेहमान नवाजी पूरी हुए बिना कोई नहीं जाता।
भागने का रास्ता बंद हो चुका था। इंसान इतनी जल्दी जगह नहीं बदल सकता। अब माधव और किशन को यकीन हो गया था कि वो किसी ढाबे में नहीं बल्कि मौत के जाल में फंस चुके हैं। मौत सामने खड़ी थी और समय रेत की तरह फिसल रहा था। माधव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, वो चमक जो बचने की नहीं बल्कि बचाने की थी। वो समझ चुका था कि उस काल कोठरी से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुन। ये बूढ़ा मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं इसे पकड़ूं तू दरवाजा खोलकर भाग जाना। कसम है तुझे, पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं माधव, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम साथ आए थे। पागल मत बन। अगर हम दोनों मरे तो घर पर खबर कौन देगा? भाग यहां से। माधव अचानक पूरी ताकत से जय बजरंगबली चिल्लाते हुए बूढ़े की तरफ दौड़ता है। भाग किशन, भाग। किशन जंगल के अंधेरे रास्ते पर बिना पीछे देखे दौड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और हवा में पीछे जा चुके हैं। किशन के पैर दौड़ रहे थे, लेकिन उसकी रूह उसी ढाबे में छूट गई थी। पीछे से माधव की एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। वो सन्नाटा माधव की चीख से भी ज्यादा डरावना था। माफ कर दे माधव, मुझे माफ कर दे भाई। दौड़ते दौड़ते किशन की सांस फूल जाती है। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पास गिरता है। पास ही एक धूनी जल रही है और वहां एक अघोरी बैठा है। बचाओ, कोई है, मदद करो। अकेला आया है, दूसरा कहाँ रह गया? बाबा, मेरा दोस्त वो ढाबे में, वो बूढ़ा उसे खा जाएगा। बाबा प्लीज कुछ करो, उसे बचा लो। मूर्खता मत कर। अभी वापस गया तो तू भी उस काल चक्र का हिस्सा बन जाएगा। अभी तेरी जान बची है, इसे प्रसाद समझ और घर जा। लेकिन बाबा, वो ढाबा, वो आग, आखिर हुआ क्या था वहां? 1988 की वो अमावस। उस रात उस ढाबे में दावत नहीं, मौत परोसी गई थी। किसी ने बाहर से कुंडी लगाकर पूरे ढाबे को आग के हवाले कर दिया था। अंदर शंभू और उसके ग्राहक तड़प तड़प कर जल गए। किसने आग लगाई, क्यों लगाई, ये राज भी उसी राख में दफन हो गया। अघोरी की बातों ने किशन के रोंगटे खड़े कर दिए। वो कोई साधारण आग नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी। और शंभू की रूह आज भी उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने माचिस की तीली जलाई थी। दुर्भाग्य से माधव अब उस अधूरे इतिहास का कैदी बन चुका था। जा बेटा, घर जा। आज की रात तेरा समय भारी है। जब तक उस साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा, शंभू किसी को नहीं छोड़ेगा। तू जिंदा है ताकि तू दुनिया को बता सके कि वो जंगल खाली नहीं है। सूरज निकल चुका था। किशन लड़खड़ाते कदमों से गांव पहुंचता है, लेकिन किशन की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। वो जंगल से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसका एक हिस्सा, उसका बचपन का यार माधव, उसी 1988 के ढाबे में छूट गया। किशन बेटा, तू आ गया? और माधव कहाँ है? वो तो तेरे साथ ही था ना? काका, मुझे माफ कर दो, मैं उसे नहीं बचा पाया। वो जंगल, वो ढाबा, सब सच था काका। हमने बड़ों की बात नहीं मानी। मेरा बेटा कहाँ है किशन? बोल ना, वो पीछे आ रहा है ना? वो अब हमारे बीच नहीं आ सकता माँ। वो 1988 में कैद हो गया है। वो शंभू काका, वो आग, माधव ने अपनी जान देकर मुझे बाहर निकाल दिया। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि जंगल की वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी। किशन बच तो गया था, लेकिन वो अब एक जिंदा लाश की तरह था। उसकी आंखों में हर वक्त वही मंजर घूमता रहता, माधव का वो आखिरी धक्का
और वो बंद होता दरवाजा। तूने कहा था साथ जाएंगे साथ आएंगे। तूने अपना वादा तोड़ दिया माधव, पर मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं उस रहस्य को खोज निकालूंगा, पता करूंगा कि 1988 में वो आग किसने लगाई थी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है उस लड़ाई की जो दो दोस्तों और एक भटकती रूह के बीच है। किशन चुप नहीं बैठेगा, वो वापस जाएगा, रहस्य खुलेगा और शायद माधव को मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो कब होगा ये वक्त बताएगा।